हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं प्राचीन भारतीय इतिहास से काफी रोचक विषय मगध के उत्कर्ष का कारण लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए आज इस विषय को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से ऐसे कारक थे जिन्होंने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में सहायक की भूमिका या उसके सहयोग की भूमिका निभाई। तो इस विषय को प्रारंभ करें इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपद यानी 16 बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ। इन राज्यों में कुछ राज्य जो थे वो राजतंत्रात्मक राज्य थे और कुछ जो थे वो गणतंत्रात्मक शासन के अधीन थे। उसी में से एक राज्य था मगध, जहां को जिसके विकास में वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां के भौतिक संसाधन, साथ ही साथ वहां की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी जिन्होंने उसके विकास में सहायक और महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की। और हम मानते हैं कि मौर्य काल मगध के उत्कर्ष का एक चरम काल भी माना जा सकता है। तो चलिए हम एक एक कर सारे कारणों को ध्यान से देखते हैं। तो हमारा टाइटल है मगध के उत्कर्ष के कारण। तो इसको हम लोगों ने 6 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो कारण है उसकी भौगोलिक स्थिति। तो मगध की भौगोलिक स्थिति को समझेंगे तो प्रारंभ में मगध की राजधानी जो थी वो थी राजगृह या गिरिब्रज। इन दोनों नामों से आपको देखने को मिलेगा। तो गिरिब्रज या राजगृह जो थी वो पूरी तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ प्रदेश थी। ठीक है, पहाड़ियों से घिरे हुए प्रदेश होने के कारण इस पर शत्रुओं का आक्रमण आसानी से नहीं हो सकता था। आगे चल करके इसकी राजधानी को बदल करके पाटलिपुत्र किया गया और जो पाटलिपुत्र थी वो गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के किनारे बसी हुई थी, जिसकी वजह से ये एक प्रकार के जल दुर्ग के समान थी और जिस पर भी शत्रुओं का आक्रमण आसानी से संभव नहीं था। अर्थात पहाड़ियों से घिरे होने के कारण राजगृह बच गई और पाटलिपुत्र से घिरे होने माने गंगा या सोन और पुनपुन से घिरे होने के कारण पाटलिपुत्र बच गए। और इन दोनों का परिणाम यह हुआ कि शत्रुओं का आक्रमण कोई सरल कार्य नहीं था, अर्थात ये एक प्रकार का जलदुर्ग बन गया था। आगे चलते हैं। हमारा दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है भौतिक समृद्धि। तो मगध के उत्कर्ष में इसकी भौतिक समृद्धि का भी एक महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। इसके 2 महत्वपूर्ण स्वरूप है, एक है कृषि और दूसरा है उद्योग। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि जब पाटलिपुत्र में इसकी राजधानी स्थापित हुई तो वह गंगा, सोन और पुनपुन जैसी नदियों के किनारे बसा हुआ था। इसके अलावा भी बिहार राज्य या मगध राज्य के आसपास के क्षेत्र में कई नदियां थी जो प्रवाहित होती थी। ऐसे परिवेश में हम कह सकते हैं कि नदियों के किनारे होने के कारण इनकी जो उर्वरा क्षमता थी वो काफी ज्यादा थी और इनकी उर्वरा क्षमता की वजह से इनकी कृषि का अभूतपूर्व विकास हुआ और कृषि के संबंधी कोई समस्याएं नहीं थी। इनको सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल मिल जाता था और साथ ही साथ उर्वरा मिट्टी की भी प्राप्ति होती थी, जिससे इनकी कृषि काफी उन्नत अवस्था में थी। जहां तक उद्योगों की बात करें तो उद्योग भी काफी विकसित अवस्था में थे। इनके उद्योगों में काफी तेजी से विकास हो रहा था। कृषि आधारित उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा था, जिसने मगध के उत्कर्ष में काफी सहायक की भूमिका निभाई, क्योंकि कृषि और उद्योगों के विकास से कृषकों और व्यापारियों की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई और इसका लाभ शासकों ने उठाया और शासकों ने इनसे तरह तरह के करों की वसूली की और करों की वसूली करके उन्होंने इन करों के माध्यम से एक विशाल सेना की स्थापना की। तो भौतिक समृद्धि भी मगध के उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण मानी गई। आगे चलते हैं। जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि मगध के आसपास के क्षेत्र में हम देखते हैं खनिज संसाधनों की प्रचुरता और खनिज संसाधनों में मुख्य रूप से लोहे की प्रचुरता विद्यमान थी। तो लोहे की प्रचुरता थी जिससे शुद्ध लोहे के हथियार का निर्माण किया जा सकता है। तो ये ऐसी जो व्यवस्था थी ये अन्य राज्यों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि लोहे जो थे वो मगध के आसपास के क्षेत्र में मिलते थे और साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में उज्जैन से जो निकट है वहां भी मिलते थे। इस कारण से हम देखते हैं कि मगध का उज्जैन के साथ एक लंबा संघर्ष चला और उसको मगध को उज्जैन को अपने अधीन करने में लगभग 100 वर्षों से ज्यादा का समय लगा, क्योंकि दोनों के पास अच्छे उन्नत किस्म के लोहे थे और उससे लोहे से उनके पास उन्नत किस्म के हथियार उपलब्ध थे। तो इस कारण से हम देखते हैं कि अवंती जो राज्य था, जो उज्जैन की राजधानी जिसकी उज्जैन है, उस पर अधिकार करने में इन शुद्ध हथियारों की वजह से उनको लगभग 100 वर्ष लग गए। आगे चलते हैं। हम देखते हैं शहरों का विकास।
शहरों का विकास भी मगध के उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण रहा, क्योंकि कृषि उद्योग के विकास ने शहरीकरण को प्रोत्साहन दिया। शहर समस्त गतिविधियों के केंद्र बनने लगे। व्यापारी से लेकर कृषक अपनी ये अनाज को बेचने के लिए मंडियों के लिए शहरों की तरफ प्रस्थान करने लगे। इसके कारण मगध का तीव्र आर्थिक विकास हुआ और उससे क्या हुआ कि वहां के शासकों को करों की वसूली में सहायता मिलने लगी। वो तरह तरह के कर लगाते थे और इन करों की वसूली से उन्होंने एक शक्तिशाली सेना का खड़ा किया, जिससे मगध शक्तिशाली राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अब आगे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है सैन्य संगठन। तो जैसा कि हमने बताया कि जो तेजी से इनका आर्थिक विकास हो रहा था, जिसकी वजह से एक विशाल और योग्य सेना का निर्माण हुआ, साथ ही साथ ये हस्ती सेना यानी हाथियों की सेना का भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे। साथ ही साथ अश्व सेना के बारे में भी इनको जानकारी थी। हाथी और अश्व को अपनी सेना में महत्वपूर्ण अंग बताया है। हाथियों की सेना का अंग होने से काफी फायदा होता था। एक कि वो दलदली क्षेत्रों में वो आसानी से गमन कर सकते थे, विचरण कर सकते थे, वहां युद्ध कर सकते थे। साथ ही साथ ये शत्रुओं को किलों को ध्वस्त करने में भी ये काफी सहायक होते थे। हमें यह भी जानकारी है कि नंदों की सेना में लगभग 6000 हाथी सेना थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई प्रकार से हाथियों और घोड़ों की सहायता से मगध की जो शक्ति थी वो लगातार तेजी से बढ़ रही थी। साथ ही साथ हमारा अंतिम पॉइंट है पाटलिपुत्र की सामरिक श्रेष्ठता। तो हमने जैसा कहा कि पाटलिपुत्र जो था एक प्रकार का जल दुर्ग के रूप में स्थापित हो चुका था। नदियों से घिरे होने के कारण यह जल दुर्ग के समान था, जहां शत्रुओं का आक्रमण आसानी से नहीं हो सकता था और इस क्षेत्र पर शत्रुओं को कब्जा करना काफी कठिन होता था। और इस वजह से इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए लगातार युद्ध होते थे, लेकिन वो इस पर आसानी से उस पर अधिकार नहीं कर पाते थे। तो ये कुछ कारण थे जिन कारणों के सम्मिलित प्रभाव से मगध का तेजी से उत्कर्ष हुआ। और हम कह सकते हैं कि मौर्यों के समय ये जो मगध था ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। तो आज की क्लास के लिए मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम दूंगा। उम्मीद करता हूं यह विषय आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।